मेरा नाम जियांग यान है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी जिंदगी वैसे ही काफी उलझनों से भरी थी, पर उस दिन क्लिनिक में जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे सामने व्हीलचेयर पर एक बेहद हैंडसम और रसूखदार आदमी बैठा था। नाम था गुयानशियू। मैं एक एनोरेक्टल डॉक्टर हूँ, तो जाहिर है मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि लोग शर्मा जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई दर्द या खुजली है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि वो बस एक नॉर्मल चेकअप कराना चाहते हैं। अब भाई, डॉक्टर तो मैं हूँ, तो मुझे अपना काम तो करना ही था। मैंने उनसे कहा कि चेकअप के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारने होंगे ताकि मैं अपनी उंगलियों से जांच कर सकूं। वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, तो मैंने मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर तभी हड़बड़ाहट में मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे उनके करीब जा गिरी। माहौल इतना ऑकवर्ड हो गया कि पूछो मत। तभी उन्होंने कहा कि असल में वो अपने पैरों का इलाज कराने आए हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि ये एनोरेक्टल डिपार्टमेंट है, अब शायद गलत जगह आ गए हैं। अभी मैं उन्हें बाहर भेजने ही वाली थी कि तभी मेरी सौतेली माँ झांग हुआलिन तूफान की तरह कमरे के अंदर घुस आई। वो चिल्लाने लगी कि मैं उसकी बात मान लूं और एक कोमा में पड़े आदमी से शादी कर लूं। हद है यार, वो मुझे बेचना चाहती थी ताकि उस पैसे से अपने सगे बेटे के लिए घर खरीद सके। उसने सबके सामने तमाशा शुरू कर दिया और मुझे एक बदतमीज और एहसान फरामोश बेटी साबित करने पर तुल गई। वो कह रही थी कि अगर मैं उस बीमार आदमी से शादी कर लूं और एक वारिस दे दूं तो मुझे हर महीने 2 लाख मिलेंगे। तभी व्हीलचेयर पर बैठे गु यानशियू ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सीधे मेरी सौतेली माँ के सामने ऑफर रखा कि अगर ये मुझसे शादी करती है तो मैं इसे हर महीने 20 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगा। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा ये कोई अजनबी मेरी मदद करने के लिए नाटक कर रहा है, पर उन्होंने बड़ी संजीदगी से मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बताया कि उनके घर वाले भी उन पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, तो क्यों न हम एक दूसरे की मदद करें। मुझे लगा कि शायद इस नरक से निकलने का यही एक रास्ता है। गुयानशियू का ऑफर इतना जबरदस्त था कि मुझे शक होने लगा। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि इतने अच्छे ऑफर के पीछे कहीं कोई काली करतूत तो नहीं छुपी। उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से कह दिया कि अगर यकीन नहीं है तो हम एग्रीमेंट बनाएंगे और सारी शर्तें मेरी होंगी। लेकिन मेरी सौतेली माँ तो जैसे मेरा गला घोंटने पर उतारू थी। वो जबरदस्ती घर के कागजात लेकर आ गई और कहने लगी कि आज तो शादी का रजिस्ट्रेशन कराकर ही दम लेगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुयानशियू की मदद लेने से मना कर दिया। मैंने सोचा मैं खुद इससे निपटूंगी। मैंने फौरन गार्ड्स को बुला लिया और उसे खरी खोटी सुना दी कि कोमा में पड़े मरीज से शादी कराना गैर कानूनी है। पर उसने जो दांव खेला उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सबके सामने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं अपने ही भाई को बहला फुसला रही हूँ। बात इतनी बिगड़ गई कि इंटरनेट पर मेरा वीडियो वायरल हो गया। लोग मुझे चरित्रहीन और लोमड़ी कहने लगे। अस्पताल में भी तमाशा हो गया और मेरे बॉस ने साफ कह दिया कि या तो अपनी सफाई दो या नौकरी छोड़ दो। मैं जहाँ भी जा रही थी लोग मुझे शक की नजरों से देख रहे थे। एक ब्लॉगर तो कैमरा लेकर मेरे पीछे ही पड़ गया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी तो दी, पर भीड़ मेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि इस झूठे इल्जाम ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि मैंने एक लाचार और दिव्यांग आदमी को भी नहीं छोड़ा। उस वक्त मेरा दम घुट रहा था। वो लोग मुझ पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे थे। सरेआम मुझे जलील किया जा रहा था। तभी मुझे समझ आया कि अगर ये लोग लाइव स्ट्रीम करके मुझे बदनाम कर सकते हैं तो मैं भी उसी हथियार का इस्तेमाल करूंगी। मैंने पास खड़े गुयानशियू की तरफ देखा और सीधे पूछा, क्या आपका वो ऑफर अब भी कायम है? अगर है तो चलिए शादी कर लेते हैं। मेरी बस एक शर्त थी कि हमारी शादी की खबर पूरे दिन इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग होनी चाहिए ताकि सबकी बोलती बंद हो जाए। गुयानशियू मान तो गए, पर उन्होंने भी अपनी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मुझे रात में उनके साथ रहना होगा। एक पल के लिए तो मेरा दिमाग कहीं और ही दौड़ गया। मुझे लगा पता नहीं वो कैसी सर्विस की बात कर रहे हैं, पर फिर ख्याल आया कि क्या उन्हें बस एक परमानेंट नर्स की तलाश है। मैंने सोचा अगर ये ओवर टाइम वाला काम है तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। उन्होंने झट से मेरा दाम बढ़ाकर महीने का 30 लाख कर दिया। भाई साहब, 1 साल में तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। मैंने फौरन हाथ मिला लिया। आखिर इस मुसीबत से निकलने का इससे बेहतर रास्ता और क्या होता। मैंने गुयानशियू के आलीशान घर से ही अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया। लोग कमेंट्स में अब भी जहर उगल रहे थे। मैंने कैमरे के सामने साफ कह दिया कि मेरे सौतेले भाई के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। मैंने दुनिया को बताया कि मेरा एक फिक्स पार्टनर है और हम शादी ही कर चुके हैं। जैसे ही लोगों ने व्हीलचेयर पर बैठे गुयानशियू को देखा, इंटरनेट पर तहलका मच गया। लोग पहचान गए कि ये तो देश के सबसे बड़े और जवान सीईओ हैं। जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने भी मौके का फायदा उठाया
और उन्हें दुनिया का सबसे प्यारा पति बता दिया। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। लाइव स्ट्रीम चालू थी और लोग मुझे लालची और पैसों की भूखी कह रहे थे। मैंने खुद से कहा कि जियांग यान, तू ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, तुझे किसी से प्यार व्यार नहीं करना। पर कैमरे के सामने तो नाटक करना ही था। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा कि पैसा अपनी जगह है, पर मेरे पति जैसा इंसान मिलना किस्मत की बात है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि गु यानशियो ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कह दिया कि मेरी वजह से ही वो आज इस मुकाम पर हैं। क्या एक्टिंग थी उनकी। मैंने माउल को और असली बनाने के लिए उनके पैर पर हाथ रखा और प्यार जताने लगी। पर भाई साहब, हाथ लगाते ही मुझे महसूस हुआ कि उनके पैर तो काफी मजबूत और तंदुरुस्त है। मुझे लगा कहीं वो मुझे ठरकी न समझ ले। तभी कमेंट्स में लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि ये आदमी तो व्हीलचेयर पर है, ये बिस्तर पर क्या ही कमाल करता होगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कैमरे में देखकर सबको डांट दिया कि मेरे पति की मर्दानगी पर सवाल उठाना बंद करो। और तभी जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। गु यानशियो अचानक अपनी व्हीलचेयर से खड़े हो गए। पूरी दुनिया और मैं हम सब दंग रह गए। उन्होंने सफाई दी कि उनके पैर में बस चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत थी। वो अपाहिज नहीं है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो उस रात वाली सर्विस का क्या मतलब था। मुझे लगा मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। जैसे ही लाइव बंद हुआ मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। मैंने चिल्लाकर कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला, ये एक स्कैम है। पर वो तो बड़े आराम से मुस्कुराने लगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो मुझसे वैसी कोई उम्मीद नहीं रख रहे जैसा मैं सोच रही हूँ। उन्हें बस नींद न आने की बीमारी है और उन्हें रात में बस किसी का साथ चाहिए। खैर, महीने के 30 लाख मिल रहे हैं तो उनकी अनिद्रा का इलाज तो मैं कर ही सकती हूँ। उन्होंने मुझे अपना सामान समेटने के लिए ऊपर भेज दिया। मैंने उससे कहा कि जरा बैठो तो सही, मैं देखूं तो तुम्हें कहाँ चोट लगी है। पर सच कहूँ तो जख्म इतना छोटा था कि अगर 2 मिनट और रुकते तो वो खुद ही ठीक हो जाता। मुझे समझ नहीं आया कि इतने से कट के लिए कोई व्हीलचेयर पर क्यों घूमता है। क्या ये अमीर लोगों का कोई नया शौक है। खैर, वो मुझे ऊपर ले गया। घर तो भाई कमाल का था। कमरे इतने कि बंदा रास्ता भूल जाए। उसने मुझे मास्टर बेडरूम दिखाया और वहाँ का बेड देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतना बड़ा बिस्तर। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे कि क्या आज रात ही मामला आगे बढ़ने वाला है। उसने मुझे नहाने को कहा और खुद दूसरे बाथरूम में चला गया। तभी बटलर वांग ही अंदर आया। वो कुछ कपड़े लेकर आया था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। उसने कहा कि इतने सालों में साहब पहली बार किसी लड़की को घर लाए हैं। मुझे लगा चलो भाई, इज्जत तो मिल रही है। पर असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब मैंने वो डिब्बा खोला। उसमें जो कपड़े थे उन्हें देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। वो बहुत ही छोटे और अजीब कपड़े थे। मुझे लगा अच्छा तो गु यानशियो का असली इरादा ये है। मुझे लगा शायद ये मेरा नया वर्क यूनिफॉर्म है और उसकी स्लीप सर्विस के लिए मुझे यही पहनना होगा। मैंने अपना डर छुपाया और वो कपड़े पहन लिए। मैं कमरे में गई तो वहाँ अंधेरा था। मुझे सामने एक साया खड़ा दिखा और मुझे लगा वो गु यानशियो ही है। मैंने सोचा अब पीछे नहीं हटूंगी और अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी। पर जैसे ही लाइट जली मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने गु यानशियो नहीं बल्कि उसका छोटा भाई गु यानचे खड़ था। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मन किया कहीं डूब मरूं। मैं उस हालत में अपने देवर के सामने खड़ी थी। तभी असली वाला गु यानशियो भी अंदर आ गया। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि क्या ये वर्किंग ड्रेस उसी ने भेजी थी। पर उसने बड़े आराम से कह दिया कि उसने तो बस जरूरत का सामान लाने को कहा था। उसे नहीं पता था कि बटलर ने क्या भेजा है। यार, ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया। उसने मुझे ऐसे घूरना शुरू किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ छुपूं। उसने बड़े आराम से पूछा कि क्या मुझे सच में लगा कि ये कपड़े उसकी पसंद थे। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का बहाना बनाया और कहा कि तो बस उसकी डिमांड पूरी कर रही थी। पर उसने तो गेम ही पलट दिया। उसने कहा कि दोबारा ऐसे कपड़े पहनकर मैं उसके सब्र का इम्तिहान न लूं, क्योंकि मेरी खूबसूरती उसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। और फिर उसने जो धमाका किया उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता जिसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग न हो। लो भाई, मैं यहाँ इसे बिजनेस पार्टनर समझ रही थी और ये तो शुरू से ही मुझ पर लट्टू निकला। वो मेरे और करीब आने लगा और धीमी आवाज में कहने लगा कि अगर मैं अभी सोना नहीं चाहती तो हम कुछ और करके रिलैक्स कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर तभी किस्मत से दरवाजे पर उसके भाई गु यानचे ने दस्तक दे दी। वो अपने पिछले हंगामे के लिए माफी मांगने आया था। गु यानशियो ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और मुझसे कहा कि उसकी बातों पर ध्यान न दूं। बाद में पता चला कि गु यानचे अपने पिता से डांट खाकर यहाँ कुछ दिन रहने आया है, क्योंकि घर पर उसे हमेशा उसके बड़े भाई से नीचा दिखाया जाता है। गु
गुयांशु ने उसे रहने की इजाजत तो दे दी, पर वो अब भी अपने भाई के सामने सख्त बना रहा। मुझे तो बस ये लग रहा था कि ये गुयांशु किसी जालिम बॉस से कम नहीं है। अस्पताल में भी काम कराता है और अब घर पर भी चैन से सोने नहीं दे रहा। गुयांशु अब अपनी चोट का बहाना बनाकर मेरे और करीब आने लगा था। सुबह सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे काफी पास था और मेरे गले को बड़े गौर से देख रहा था। मुझे लगा शायद वो कोई निशान ढूंढ रहा है। उसने अचानक अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने बताया कि अभी अभी ठंडे पानी से नहाकर आया है, इसलिए हाथ ऐसे हैं। वो ऑफिस के लिए निकलने लगा और जाते जाते मुझे नाश्ता करने की याद दिलाना नहीं भूला। पता नहीं क्यों, पर अब वो मुझे पहले से ज्यादा हैंडसम और भला लगने लगा था। मैंने खुद को झिड़का कि जियांग तो फिर बहक रही है। तभी मेरा एक पार्सल आया। मेरा देवर गुयांचे अपनी नाक घुसाने के लिए वहाँ पहले से मौजूद था। उसने शरारत से पूछा कि क्या वो मेरा कुरियर खोल दे। मैंने उसे सब सिखाने के लिए कह दिया कि इसमें तुम्हारे भाई को ट्रेन करने वाला खिलौना है, तुम दूर ही रहो। वो हबका गया, पर फिर उसने अपनी जहर भरी जुबान खोली। उसने दावा किया कि गुयांशु ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की शक्ल से मिलती हूँ। उसने मुझे एक बदला या स्टैंड इन बताया। मैंने उसके सामने तो हिम्मत दिखाई और उसे चलता किया, पर मन ही मन एक डर बैठ गया। मैं अस्पताल पहुंची ही थी कि एक बेहद खूबसूरत औरत मेरे केबिन में आई। उसका अंदाज और कपड़े बता रहे थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने अपना परिचय देते हुए जो कहा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, मेरा नाम याओ याओ है और मैं गुयांशु का पहला प्यार हूँ। गुयांचे की कही बात सच साबित हो रही थी। वो पुरानी गर्लफ्रेंड मेरे सामने खड़ी थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक डॉक्टर की तरह उसका इलाज करूं या एक पत्नी की तरह अपनी जगह बचाऊं। याओ याओ ने आते ही मेरे सामने दावों की झड़ी लगा दी। उसने बड़े घमंड से कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं गुयांशु की अंगूठी देख लूं जिस पर XY लिखा है। उसने दावा किया कि ये उसके और गुयांशु के नाम के शुरुआती अक्षर हैं। उसका कहना था कि गुयांशु ने मुझसे शादी सिर्फ उससे बदला लेने के लिए की है क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई के लिए उसे छोड़ दिया था। उसने मुझे साफ शब्दों में कह दे दिया कि मैं सिर्फ उसकी एक परछाई हूँ, एक मामूली रिप्लेसमेंट। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने सोचा कि इस औरत को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। मैंने बड़े आराम से उससे पूछा कि अच्छा, तो मुझे उसे छोड़ने के बदले कितने पैसे दोगी? वो बेचारी हक्की बक्की रह गई। उसने मुझे 3000 रुपए नकद देने की कोशिश की, जैसे मैं कोई छोटी मोटी चीज हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि 3 करोड़ से कम में बात नहीं बनेगी। अगर इतने पैसे हो तभी दोबारा शक्ल दिखाना। वो फिर भी वहाँ से टस से मस नहीं हो रही थी, तो मैंने अपना डॉक्टर वाला रूप दिखाया। मैंने उससे कहा कि ये अस्पताल है, यहाँ या तो डॉक्टर रहेंगे या मरीज। अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो मरीज बनकर बेड पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। मेरी बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो अपना नंबर पटक कर वहाँ से भाग निकली। उसके जाने के बाद मेरे मन में शक गहराने लगा। सुबह देवर ने कान भरे और दोपहर में ये एक्स गर्लफ्रेंड टपक पड़ी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ याओ याओ किसी को फोन पर बता रही थी कि मैं सिर्फ पैसों की लालची हूँ और गुयांशु के दिल में उसके लिए अब भी जगह है। खैर, रात में जब मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी तभी गुयांशु खुद मेरे लिए रात का खाना लेकर अस्पताल पहुँच गया। उसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पर भरोसा करूं या उन कड़वी बातों को सच मान लूं। अस्पताल में सबको लग रहा था कि मेरा पति कितना प्यारा है जो खुद चलकर मेरे लिए रात का खाना लेकर आया है, पर मुझे तो बस वही XY वाली अंगूठी और याओ याओ की बातें याद आ रही थी। मैंने उसे साइड में ले जाकर साफ कह दिया, गुयांशु, हमें 1 साल बाद तलाक लेना है, ये बात मत भूलना। मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं और तुम मेरे क्लाइंट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसने अचानक मुझसे पूछा, अगर मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूं और तुम्हें पाना चाहूं तो तुम क्या करोगी? मेरा दिल एक पल के लिए धड़का, पर मैंने फौरन खुद को संभाला और कहा, अगर आपने ऐसी कोई भी कोशिश की तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट अभी इसी वक्त खत्म कर देंगे और आपको मुझे हर जाने के तौर पर पूरे 3 करोड़ देने होंगे। बाहर भले ही गर्मी थी, पर मेरी बातें सुनकर उसे अच्छी खासी ठंड लग गई होगी। उसने बस इतना कहा कि उसे प्यार करने का हक है और मुझे मना करने का, पर वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब मैं घर लौटी तो बटलर वांगी ने बताया कि गुयांशु रात भर बेडरूम में नहीं आया। वो पूरी रात अपनी गुप्त लाइब्रेरी यानी उस हिडन रूम में था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्या मैंने कल उसे कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया था? आखिर उसकी नींद का इलाज करना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। तभी मुझे वो कुरियर वाला डिब्बा याद आया जिसमें वो अजीब कपड़े थे। मैंने सोचा, क्या ये वापस हो सकते हैं? फालतू में पैसे बर्बाद क्यों करना? मैं अभी उस डिब्बे को देख ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से गुयांचे टपक पड़ा। वो कहने
कहने लगा कि उसे मेरे इस बर्ताव से बहुत दुख हो रहा है। सच कहूँ तो इस घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, हर वक्त कोई न कोई सिर पर खड़ा रहता है। गुयांचे की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। वो मेरे सामने खड़ा होकर बड़े दावे से कह रहा था कि वो मुझसे पहले मिला था और उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो गया था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसके बड़े भाई ने जानबूझकर मुझसे पहले शादी कर गली ताकि वो मुझे पा सके। मुझे तो लगा ये दोनों भाई मिलकर मेरा पागल बना रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं। मैंने गुस्से में उसे डांटा और साफ कह दिया कि दोबारा ऐसी बकवास न करे। मैंने उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अभी इस ड्रामे से पीछा छूटा ही था कि गु यानशियो सामने आ गया। मैं पहले से ही रात की ड्यूटी की वजह से थकी हुई थी और ऊपर से ये सब। मैंने उसे दो टूक शब्दों में कह दिया कि मुझे उसके भाई को तमीज सिखाने में या उसके साथ रिश्ता बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे याद दिलाया कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों पर है और साल खत्म होते ही हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। मैंने सीधे उसकी अंगूठी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वो मुझसे इसलिए प्यार करने का नाटक कर रहा है क्योंकि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड याओ याओ जैसी दिखती हूँ। मैंने कहा कि अंगूठी पर लिखे XY का मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ, पर उसने जो जवाब दिया उसने मुझे निशब्द कर दिया। उसने बताया कि याओ याओ तो बस उसके पिता की पसंद थी और उस अंगूठी का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने बड़े प्यार से समझाया कि X और Y का मतलब जियांग यान और गु यानशियो भी तो हो सकता है, यानी हमारे नाम के शुरुआती अक्षर। मेरे तो होश ही उड़ गए, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसने बड़े यकीन के साथ कहा कि मैं किसी की परछाई नहीं हूँ, मैं उसके लिए खास हूँ। उसने वो अंगूठी मुझे देनी चाहिए, पर फिर शायद उसे लगा कि ये मौका उतना खास नहीं है, तो उसने कुछ और ही आजमाने का फैसला किया। गु यानशियो ने बड़े प्यार से हमारी शादी की अंगूठी निकाली और मेरा हाथ थाम लिया। वो चाहता था कि वो खुद ही से मुझे पहनाए, पर मेरा दिल अभी भी गवाही नहीं दे रहा था। मैंने उसे मना कर दिया। उसने बुरा नहीं माना, बस मुस्कुराकर अंगूठी मेरे हाथ में थमा दी और कहा कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक मैं उसे पूरी तरह अपना नहीं लेती। लेकिन चैन मुझे कहाँ मिलने वाला था। याओ या एक बार फिर मेरे सामने आ धमकी। इस बार वो 3 लाख का कार्ड लेकर आई थी और मुझे गु यानशियो को छोड़ने का लालच दे रही थी। मुझे शक हुआ कि ही वो मेरे देवर गु यांचे के साथ मिलकर कोई खिचड़ी तो नहीं पका रही। मैंने उसे खरी खोटी सुनाई कि अपनी ये छोटी रकम अपने पास ही रखे। उसने ताना मारा कि हमारी शादी तो बस एक जल्दबाजी का फैसला है, हमारे पास तो अंगूठियां तक नहीं है। उसे मिर्ची लगाने के लिए मैंने एक तगड़ा झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि गु यानशियो मुझे घर लाने के लिए इतना बेताब था कि उसने कल रात मुझे पागलों की तरह चूमा, जिससे मेरे होंठ तक सूज गए। अभी मैं अपनी शेखी बघार ही रही थी कि तभी अचानक गु यानशियो वहाँ छाता लेकर आ पहुँचा। बारिश हो रही थी और वो मुझे लेने आया था। उसने बड़े हक से मुझे अपनी पत्नी कहा और याओ याओ को ठेंगा दिखाते हुए मुझे गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे लेना शुरू कर दिया, पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसने मेरा वो सूजे हुए होंठ वाला झूठ सुन लिया था। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने डर के मारे वो अंगूठी पहन ली थी ताकि याओ याओ को यकीन हो जाए। गु यानशियो अब मुझे चिढ़ा रहा था कि जब मैंने अंगूठी पहन ही ली है और सबको हमारे किसके बारे में बता ही दिया है, तो अब उसे भी अपना रोल बखूबी निभाना पड़ेगा। उधर गु यांचे और याओ याओ के बीच कुछ अलग ही पक रहा था। याओ याओ उसे धमका रही थी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वो उसे बर्बाद कर देगी। मामला अब सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि दुश्मनी और साजिशों का होता जा रहा था। गु यानशियो ने याओ याओ को जवाब दिया। उसे सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो किसी टाइप को नहीं बल्कि सिर्फ मुझे पसंद करता है। याओ याओ की तो बोलती ही बंद हो गई, पर मेरे मन में शक घर कर गया कि क्या गु यांचे की बात सच है। क्या गु यानशियो सच में मुझे पहले से जानता है और जानबूझकर मेरे करीब आया है। बारिश हो रही थी और गु यानशियो मुझे छाते के नीचे लेकर पैदल चल रहा था। उसने छाता पूरी तरह मेरी तरफ झुका रखा था और वो खुद आधा भीग गया जैसे ही हम घर के अंदर पहुँचे। वो बदतमीज देवर गु यांचे फिर सामने आ गया। मुझे लगा अगर मैं भी अपनी एक्टिंग ढीली छोड़ी तो मेरी महीने की मोटी कमाई हाथ से निकल जाएगी। आखिर 30 लाख रुपयों का सवाल था यार। मैंने उसे जलाने के लिए गु यानशियो का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमें बारिश में भीगना पसंद है। मैंने तो जोश जोश में यहाँ तक कह दिया कि चलो साथ में गर्म पानी से नहाते हैं। गु यानशियो ने भी मौका नहीं छोड़ा और फौरन मान गया। ऊपर कमरे में पहुँचते ही मेरी सारी बहादुरी हवा हो गई। मैंने खुद को अच्छी तरह लपेट लिया और उससे कहा कि नीचे जो भी हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था और वो उन बातों को भूल जाए। पर वो तो जैसे हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसने मेरा वो सूजे हुए होंठ वाला झूठ पकड़ लिया और मेरे इतना करीब आ गया कि मेरी धड़कनें रुक गई। वो बड़े मजे से पूछने लगा कि क्या सच में मेरे होंठ सूज गए हैं और क्या उसे पास आकर चेक करना चाहिए। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने अंगूठी सिर्फ याओ याओ को दिखाने के लिए पहनी है, पर ये आदमी तो आज मुझे छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। बेडरूम में गु यानशियो मेरे इतना करीब आ गया था कि मेरी सांसें अटक गई।
मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी कि मैं किसी बेवकूफ लड़की की तरह उसे इस्तेमाल करके भाग रही हूँ। बात संभालने के लिए मैंने हड़बड़ाहट में कह दिया कि क्यों ना हम सच में एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे, यानी डेट पर चलें। वैसे सच कहूँ तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि इस फेक शादी में पैसे ज्यादा हैं और झंझट कम, पर अगर ये रिश्ता असली बन गया तो मामला काफी पेचीदा हो जाएगा। अगले दिन उसने मुझे डेट के लिए बुलाया, पर मैंने फिर से बहाना बना दिया कि अस्पताल में अचानक काम निकल आया है। पर भाई, ये आदमी तो चलता फिरता जासूस है। उसने तुरंत पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैं अस्पताल से निकल चुकी हूँ। मैंने फिर एक और झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं बस से घर जा रही हूँ। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई गलियों में मेरा पीछा कर रहा है। मेरी तो जान ही निकल गई यार। पर जब वो साया मेरे सामने आया तो पता चला कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई जियांग यू था। वो बेचारा बास्केटबॉल की ट्रेनिंग से लौटा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जब दुनिया मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी तब वो मेरे साथ नहीं था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है और मैंने मामला सुलझा लिया है। पर जब उसने मेरी शादी के बारे में पूछा तो मुझे उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि कहीं उसे हमारी फेक मैरिज का पता न चल जाए, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है। तभी किस्मत देखिए, गुयांशियो एन मौके पर वहाँ छाता लेकर प्रकट हो गया। मैंने उसे तुरंत अपना पति कहकर मिलवाया ताकि भाई को कोई शक न रहे। उन दोनों की मुलाकात तो हो गई, पर जियांग यू को गुयांशियो का चेहरा देखकर कुछ अजीब लगा। उसने कहा कि ये चेहरा काफी जाना पहचाना है, जैसे उसने पहले कहीं देखा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इत्तेफाक या फिर गुयांशियो वाकई हमारे अतीत का कोई हिस्सा था। गुयांशियो ने बड़े टशन में मेरे भाई को बता दिया कि हमारी फिल्म की डेट फिक्स है और हम निकलने वाले हैं। जियांग यू को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने फौरन अपनी इमोशनल कार्ड खेला और कहा कि कल उसे मैच के लिए बाहर जाना है, तो क्यों मैं उसके साथ डिनर पर चलूं। अब मैं धर्म संकट में थी कि भाई की सुनूं या पति की। आखिर में तय ये हुआ कि हम तीनों साथ चलेंगे। गुयांशियो को ड्राइवर बनना पड़ा और मैं अपने भाई के साथ पीछे बैठ गई। बेचारे गुयांशियो का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डेट है या फैमिली आउटिंग। सिनेमा हॉल में जाकर गुयांशियो ने कमाल ही कर दिया। उसने अस्पताल वाली कोई हॉरर फिल्म चुनी थी। भाई साहब, एक डॉक्टर को अस्पताल वाली डरावनी फिल्म दिखाना मतलब उसे थिएटर में भी ओवर टाइम कराना है। मुझे तो डर कम और अपनी ड्यूटी ज्यादा याद आ रही थी। जियांग यू डरने का नाटक करके मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर गुयांशियो बीच में आ गया और बड़े प्यार से जियांग यू का हाथ पकड़ लिया। वो सीन इतना अजीब और मजाकिया था कि मेरी हंसी छूट गई। फिल्म खत्म हुई तो वहाँ एक लकी ड्रा का प्रोग्राम चल रहा था। जियांग यू कहने लगा कि मेरी किस्मत हमेशा चमकती है तो मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। पर असली धमाका तो तब हुआ जब विनर का नंबर बोला गया और वो नंबर गुयांशियो का था। उसे एक शानदार बुके और गिफ्ट्स मिले। जियांग यू मुझे गुलाब देने ही वाला था कि गुयांशियो ने उसे रोक दिया। उसने बड़े हक से कहा कि अपनी पत्नी को गुलाब देने का हक सिर्फ मेरा है और भाई को अपने गुलाब किसी और के लिए बचाने चाहिए। उसका ये अंदाज देखकर मुझे समझ आ गया कि ये आदमी अब पूरी तरह पति वाले मोड में आ चुका है। थिएटर में अचानक शोर मचने लगा, किस करो किस करो। लोग हमारे पीछे ही पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या सबके सामने नाटक के लिए मुझे उसे चूमना पड़ेगा? अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने फौरन चक्कर आने का नाटक किया और उसके कंधे पर गिर गई। गुयांशियो मुझे गोद में उठाकर बाहर ले आया। उसने जानबूझकर मेरे भाई को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो बस मेरे साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था। मैंने उससे सीधे सवाल किया कि क्या वो ड्रामा और लकी ड्रा उसी ने प्लान किया था। उसने मुस्कुराकर मान लिया। मैंने फिर पूछा कि क्या वो मुझे पहले से जानता है, पर उसने बात गोल मोल घुमा दी और मुझे डिनर पर ले जाने की जिद करने लगा। तभी सच में अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आ गई। एक बहुत जरूरी सर्जरी थी तो मुझे भागना पड़ा। सर्जरी खत्म होने के बाद मेरी साथी नर्सों ने बताया कि गुयांशियो मेरे लिए खाना छोड़कर गया है और वो मुझे लेने आने वाला है। मुझे लगा कि उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रात काफी हो चुकी थी। सुनसान सड़क पर चलते हुए मुझे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। इस बार ये मेरा वहम नहीं था। अचानक एक आदमी चाकू लेकर मेरे सामने आ गया। वो सन मिंग का पिता था। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, पर तभी गुयांशियो न जाने कहां से वहां पहुंच गया। उसने बड़ी बहादुरी से मुझे बचा लिया, पर उस हाथापाई में उसे चाकू से थोड़ी चोट लग गई और खून बहने लगा। मुझे याद आया कि इसी आदमी ने पहले भी गुयांशियो के पैरों पर हमला किया था। मैंने घबराकर कहा कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, पर गुयांशियो ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके आदमी इस मामले को देख लेंगे। उस वक्त तो उसकी आंखों में जो गुस्सा और ताकत थी, उसे देखकर मुझे यकीन हो गया
कि उसकी कमजोरी तो बस दुनिया के लिए एक पर्दा थी। गुयानशियू के हाथ में चोट लगी थी तो मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका हाथ पूरी तरह ठीक कर दूंगी, पर उसने तो उल्टा पासा ही फेंक दिया। उसने कहा कि जब तो उसका हाथ ठीक नहीं होता वो मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखेगा। मुझे लगा शायद वो नौकरों को बोलेगा, पर वो तो खुद ही मुझे खाना खिलाने लगा। मेरे भाई के सामने वो मुझे अपने हाथों से डम्पलिंग्स खिला रहा था। बड़ी शर्म आ रही थी, पर क्या करूं, वो खाना था ही इतना टेस्टी कि मैंने भी मजे से खाया। भाई भी हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि हम सच में एक खुशहाल जोड़ा है। तभी गुयानशियू को ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं घर पर बोर न हूँ और उसकी लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबें पढूं। पर मुझे क्या पता था कि वहाँ किताबों के अलावा भी बहुत कुछ है। लाइब्रेरी के पास ही वो गुप्त कमरा था। वहाँ से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा कि गुयानशियू उस हमलावर को धमकी दे रहा था। उसका वो रूप देखकर मैं सहम गई। वो उस आदमी को चेतावनी दे रहा था कि अगर वो दोबारा मेरे आसपास भी दिखा तो उसका अंजाम उसके बेटे जैसा ही होगा। ये वो गुयानशियू नहीं था जिसे मैं जानती थी। जब वो चला गया तो मैं उस गुप्त कमरे के अंदर दाखिल हुई। वहाँ जो कुछ था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारें मेरी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। कॉलेज के दिनों से लेकर पिछले महीने की तक की हर एक तस्वीर वहाँ मौजूद थी। सिर्फ मेरी ही नहीं, कॉलेज में मेरे आसपास रहने वाले हर लड़के की फोटो वहाँ थी। मुझे समझ आया कि गुयानशियू पिछले 10 सालों से मेरा पीछा कर रहा था। वो मुझे सिर्फ बचा नहीं रहा था, वो मुझे ट्रैक कर रहा था। मैं अभी इन तस्वीरों को देखकर सदमे में ही थी कि तभी अचानक पीछे से गुयानचे की आवाज आई। वो पूछ रहा था कि मैं यहाँ इतनी देर से क्या कर रही हूँ। मुझे फौरन अपनी घबराहट छिपानी पड़ी। गुयानशियू उस दिन बहुत जल्दी घर आ गया। मुझे देखते ही उसने बड़े प्यार से पूछा कि मेरा दिन कैसा रहा, पर मेरे दिमाग में तो उस कमरे की तस्वीरें घूम रही थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि गुयानचे ने जानबूझकर मुझे उस कमरे तक पहुंचाया था ताकि मैं अपने प्यारे पति का असली चेहरा देख सकूं। क्या ये सब भी कोई गलतफहमी थी? मैंने तय किया कि मैं खुद सच का पता लगाऊंगी। मैं सीधे अपने कॉलेज वाले सीनियर के कैफे पहुंची जहां मैं पहले पार्ट टाइम काम करती थी। मैंने सीनियर से पूछा कि उन्होंने सालों पहले अपनी वो चलती फिरती दुकान अचानक क्यों छोड़ दी थी। वो घराने लगे, कहने लगे कि बस तरक्की करनी थी इसलिए जगह बदल ली। मैंने उन्हें गुयानशियू की फोटो दिखाई, पर उन्होंने पहचानने से साफ मना कर दिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी किस्मत का खेल देखो, गुयानशियू खुद वहाँ पहुँचा। मुझे समझ आ गया कि वो अब भी मेरा पीछा कर रहा है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैंने सबके सामने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने सालों तक मेरा पीछा किया, तुमने मेरे दोस्तों को धमकाया और उन्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर किया। सीनियर तो डर के मारे कांपने लगे। गुयानशियू ने बड़े शांत होकर सफाई दी कि उसने बस सीनियर को नई दुकान खोलने के लिए पैसे दिए थे, कोई धमकी नहीं दी थी। पर तभी सीनियर ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि सनमिंग जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, उसे गुयानशियू ने ही बर्बाद करके कॉलेज से निकलवाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिस आदमी के साथ रह रही हूँ वो मेरा रक्षक है या कोई सन की शिकारी। क्या मैं अब भी उसके साथ उसी घर में वापस जा पाऊंगी? मैंने गुयानशियू की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि आखिर वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है? क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते थे? उसने चुप्पी साध ली, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मुझे लगा कि अब किसी और पर भरोसा करने के बजाय मुझे खुद ही पड़ताल करनी होगी। मैं सनमिंग के घर पहुंच गई, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। वहाँ सनमिंग का पिता मिला। उसने मुझे अंदर तो बुलाया, पर माहौल बड़ा अजीब था। तभी गुयानशियू के आदमी भी वहाँ पहुँच गए। मेरी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी और उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फोटो में मैं और गुयानशियू साथ खड़े थे, पर सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं था। मेरे दिमाग का एक हिस्सा जैसे पूरी तरह खाली था। आखिर ये यादें मुझसे दूर कैसे हो गई? सनमिंग का पिता मुझ पर पागल की तरह चिल्लाने लगा। उसने हम पर अपने बेटे की मौत का इल्जाम लगा दिया। वो कह रहा था कि गुयानशियू ने उसके बेटे की जान ली है, पर सच तो कुछ और ही था। सनमिंग ने कॉलेज में लड़की के साथ बदतमीजी की थी और उनका यौन शोषण किया था, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाला गया और शर्म के मारे उसने खुदकुशी कर ली। मैंने उस आदमी को साफ कह दिया कि ये हम नहीं, बल्कि उसकी खुद की गलत परवरिश और अदा प्यार था जिसने उसके बेटे को इस मुकाम पर पहुंचाया। वो सच सुनने को तैयार नहीं था, पर मैंने उसे आईना दिखा दिया था कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। वो आदमी बाप होने की दुहाई दे रहा था, पर गुयानशियू ने उसे वहीं चुप करा दिया और मुझे लेकर वहाँ से निकल गया।
उसने मुझसे माफी मांगी कि उसने सन मिंग वाला मामला मुझसे छिपाया। उसका कहना था कि वो नहीं चाहता कि उन घटिया लोगों की वजह से मेरे कान गंदे हों, इसलिए उसने सब अपने तरीके से सुलझा लिया। पर मेरा सवाल अभी भी वही था कि आखिर हमारा पुराना रिश्ता क्या था। जब मैंने उससे पूछा तो वो मजे लेने लगा, कहने लगा तुम्हें क्या लगता है। मैंने मजाक में कह दिया कि शायद तुम मुझ पर मरते थे, तो उसने हंसकर मुझे जिद्दी कह दिया। तभी उसने अचानक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक पल के लिए घबरा गई कि ये कहाँ हाथ डाल रहा है, पर उसने तो वो अंगूठी निकाली। उसने बड़े यकीन के साथ कहा कि ये अंगूठी कभी किसी एक्स की नहीं थी, ये हमेशा से सिर्फ मेरी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तब जाकर कड़वा सच सामने आया। मुझे पता चला कि मैंने अपनी आंखों से अपने पिता को मरते देखा था। वो सदमा इतना बड़ा था कि मेरे दिमाग ने उस दर्द से बचने के लिए मेरी यादों का एक हिस्सा ही मिटा दिया। मैं अपने पिता की मौत भूल गई और साथ ही गुयांशियू को भी अपनी यादों से निकाल दिया। गुयांशियू ने बड़े इमोशनल होकर कहा कि वो मुझे ये सब कैसे बताता कि वो वही एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे मैं इसलिए भूल गई क्योंकि वो मेरी जिंदगी के सबसे दुखद दौर का हिस्सा था। उसने मुझसे गुजारिश की कि जो बीत गया उसे भूलकर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सच कहूँ तो उस वक्त मेरा दिल पिघलने लगा था, पर तभी भी मेरे भाई जियांग यू का फोन आ गया। वो अस्पताल में था और बहुत परेशान लग रहा था। हम फौरन अस्पताल भागे। रास्ते में मैंने गुयांशियू से साफ कह दिया कि जो हुआ सो हुआ, पर अब वो मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा। जैसे ही हम अस्पताल पहुँचे, वहाँ एक नया तमाशा मेरा इंतजार कर रहा था। कुछ लोग कैमरे लेकर मेरे सामने आ गए और मुझसे मेरे और मेरे सगे भाई के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। मुझे समझ आ गया कि मेरी सौतेली माँ ने फिर से कोई गंदी चाल चली है और अब वो हमारे रिश्ते को सरेआम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अस्पताल पहुँचते ही मुझे मीडिया वालों ने घेर लिया। वो लोग मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते को लेकर घटिया और बेहुदा सवाल कर रहे थे। जियांग यू के पैर में चोट लगी थी, पर इन पत्रकारों को उसकी सेहत से ज्यादा मसालों में दिलचस्पी थी। मेरी सौतेली माँ झांग हुआलिन वहाँ बैठकर झूठे आंसू बहा रही थी। वो सबको बता रही थी कि उसने कैसे अकेले दम पर कर्ज चुकाया और हमें पाला। उसकी बेशर्मी देखकर मेरा खून खौल उठा। पापा के जाने के बाद जो कर्ज था उसे चुकाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई के लिए भी मैंने खुद ही पैसे जुटाए थे, जबकि इस औरत ने कभी मेरी मदद नहीं की। पर मेरा भाई जियांग यू चुप नहीं रहा। उसने अस्पताल के बिस्तर से ही सबको सच बता दिया। उसने अपनी माँ की पोल खोलते हुए कहा कि पापा की मौत के बाद सारा बोझ मैंने उठाया था और माँ ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसने बड़े गर्व से कहा कि अब वो बड़ा हो गया है और अपनी बहन की रक्षा खुद करेगा। जियांग यू की बातें सुनकर उन पत्रकारों की बोलती बंद हो गई। मैंने भी अपना डॉक्टर वाला सख्त रूप दिखाया और साफ कह दिया कि यहाँ तमाशा बंद करें। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि जियांग यू को आराम की जरूरत है और अगर वो फौरन यहाँ से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। मुझे समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब और भी गंदी होने वाली है, पर मेरे भाई का साथ देखकर मुझे एक नई ताकत मिल गई थी। मुझे अब अपनी और अपने परिवार की इज्जत के लिए आखिरी दम तक लड़ना था। पत्रकारों के जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। जियांग यू बेचारा अभी भी डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मुझे पापा की मौत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वरना मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। पर मेरा दिमाग तो कहीं और ही था। मैंने उससे एक ऐसा सवाल किया जो काफी समय से मुझे परेशान कर रहा था, क्या पापा के जाने से पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड था? जियांग यू कुछ जवाब देता उससे पहले ही मुझे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मुझे लगा फिर कोई घटिया पत्रकार छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि क्या अब मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी? पर जब दरवाजा खुला तो सामने गुयांशियू खड़ा था। वो अभी तक घर नहीं गया था, मेरा इंतजार कर रहा था। उसने जियांग यू की सेहत को लेकर चिंता ताई और एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। उसने कहा कि वो जियांग यू के इलाज के लिए उसे विदेश भेज सकता है, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स उसका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली, पर तभी गुयांशियू का पजेसिव रूप सामने आ गया। वो बड़े अजीब तरीके से मुझसे कहने लगा कि उसे मेरा जियांग यू का हाथ पकड़ना या उसके बालों को सहलाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैंने चिढ़कर कहा कि हद है यार, वो मेरा भाई है। पर गुयांशियू की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। मुझे तब समझ आया कि वो जो पीछा करने वाला जासूस था वो असल में कोई और नहीं बल्कि ये खुद था। मैंने उसे याद दिलाया कि भले ही हम पहले कभी साथ थे, पर अभी हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने उससे सीधा सवाल किया कि आखिर हम पहली बार मिले कहाँ थे। उसने एक ऐसा राज खोला जिसके बारे में मुझे धुंधली सी भी याद नहीं थी। उसने बताया कि मैं उसके छोटे भाई गुयांचे की ट्यूटर थी, यानी मैं उसे पढ़ाया करती थी। ये सुनकर मुझे एक और बड़ा झटका लगा। आखिर मेरी याददाश्त में और कितने राज दफन हैं। गुयांशियू आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में था। उसने कहा कि वो अब मुझे हर रोज हमारे अतीत की एक कहानी सुनाएगा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि आज रात सिर्फ हम दोनों साथ होंगे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल सकता है? मैंने उससे बड़ी मासूमियत से एक जरूरी सवाल किया कि अगर हम सच में डेट करने
करने लगे तो क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे मिलते रहेंगे? उसने हंसते हुए कहा कि पैसे बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मुझे कभी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। पर जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे दिमाग में कुछ कड़वी यादें गूंजने लगी। मुझे याद आया कि कैसे गु यांचे मुझे बचपन में नीचा दिखाता था। वो कहता था कि मैं उनके घर के ड्राइवर की बेटी हूँ और मेरी हिम्मत कैसे हुई उसके भाई के करीब आने की। और फिर मेरे पिता की वो डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो चीख रहे थे कि गु यानशियो से दूर रहूं वरना ये रिश्ता हम दोनों की जान ले लेगा। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे गु यानशियो का प्यार मेरे लिए कोई खतरा लेकर आने वाला है। उधर गु यांचे एक क्लब में याओ याओ को संभाल रहा था। याओ याओ नशे में धुत थी और रो रही थी। उसने गु यानशियो को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पसंद के लंबे बाल भी रखे, पर फिर भी गु यानशियो ने उसे भाव नहीं दिया। गु यांचे ने उसे गले लगाया और यकीन दिलाया कि वो उसे इस घर की बहू बनाकर ही दम लेगा। उसने वादा किया कि वो उस औरत को भाई की जिंदगी से निकाल फेंकेगा। साफ था कि ये दोनों अब मिलकर हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने वाले थे। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। जियांग यू के जल्दी ठीक होने के लिए मैं मछली का सूप बना रही थी कि तभी गु यानशियो वहाँ आ पहुँचा। उसने सूप चखा और बड़े नखरे दिखाने लगा। कहने लगा कि अगर मुझे फीडबैक चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी होगी। उसने मुझे 2 विकल्प दिए और सच कहूँ तो दोनों ही बड़े रोमांटिक थे। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बड़े हक से कहा कि दोबारा कभी ये एप्रन मत पहनना क्योंकि तुम्हारे हाथ रसोई का काम करने के लिए नहीं बने हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तो पिघल रहा था, पर मेरे मन में वो पुरानी यादें बार बार दस्तक दे रही थी। मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि आखिर उसने मुझसे ये सच क्यों छिपाया कि मेरे पापा उनके घर के ड्राइवर थे। वो थोड़ा सटका गया और कहने लगा कि शायद वो भूल गया होगा। उसने मुझे सलाह दी कि शायद मेरी याददाश्त वापस आ रही है, इसलिए मुझे डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, पर मैंने बात टाल दी। मुझे लगा शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था। जब मैं सूप लेकर अस्पताल पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। वार्ड के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। जियांग यू बेचारा बुरी तरह चिढ़ा हुआ था और रिपोर्टर्स पर चिल्ला रहा था। उसे लगा कि शायद मैंने ही उन लोगों को यहाँ बुलाया है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। मेरी सौतेली माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो अपने ही बेटे की चोट का तमाशा बना रही थी और मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए बुला रही थी। जियांग यू अपनी माँ की इन हरकतों से टूट चुका था और उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकल गया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं जियांग यू के लिए मछली का सूप लेकर अस्पताल पहुंची। बेचारा भाई सालों बाद मेरे हाथ का खाना खा रहा था, पर उसे देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। मेरी सौतेली माँ झांग हुआलिन जियांग यू से इतना प्यार करती है, फिर वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मीडिया के सामने क्यों घसीट रही है? पक्का कोई बड़ा खेल चल रहा है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। तभी अस्पताल के गलियारे में मेरी टक्कर एक अजनबी से हुई। जैसे ही मेरी नजर उससे मिली, उसने मुझे पहचान लिया। उसने अपना नाम लियू गेंगशिन बताया। पता चला कि वो पापा की मौत के वक्त मेरा ब्रेन सर्जन था। उसने मुझे याद दिलाया कि उस वक्त मेरी याददाश्त चली गई थी, पर मैं उसे अनाड़ी डॉक्टर कहकर लड़ रही थी। मुझे अपनी पुरानी बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुझे कॉफी पर बुलाया ताकि हम पुरानी बातें कर सकें। उसी वक्त गु यानशियो का फोन आ गया। वो किसी मीटिंग में फंस गया था और मुझे लेने नहीं आ सका। उसने ड्राइवर भेजने की बात की, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डॉक्टर लियू से बहुत कुछ पूछना था। लियू ने गु यानशियो को देखते ही कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 10 साल हो गए, पर गु यानशियो आज भी उतना ही बिजी है। मतलब वो गु यानशियो को भी पहले से जानते थे। कॉफी पीते हुए मैंने डॉक्टर लियू को अपनी उलझन बताई। मैंने उन्हें बताया कि आजकल मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं जो असली लगते हैं। उन्होंने बड़े आराम से समझाया कि मेरा दिमाग उस पुराने सदमे से मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने यादों को दबा दिया है। पर मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे सब कुछ जल्दी याद करना है। उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी, अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए मुझे पुराने लोगों से मिलना होगा और उन जगहों पर जाना होगा जहाँ मेरा बचपन बीता था। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। गु यानशियो और उसके पिता के बीच की जंग अब सरेआम हो चुकी थी। उसके पिता को लग रहा था कि गु यानशियो मुझे सच बताने से डर रहा है, पर उसे क्या पता कि उसका बेटा अब कितना ताकतवर हो चुका है। गु यानशियो ने अपने पिता की कंपनी में ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि उनके पास अब दूसरों को सीख देने का वक्त ही नहीं बचा था। उसने साफ कह दिया कि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे डराया जा सके। उसने अपने पिता को चेतावनी दे दी कि अगर गु यानचे ने दोबारा मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उनके सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला देगा। वो अब किसी भी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहता था। उधर डॉक्टर लियू की सलाह पर मैंने उन यादों को कुरेदना शुरू किया जो कहीं
गहराई में दब गई थी। जैसे जैसे मैं पुरानी जगहों और लोगों से मिलने लगी, मेरे दिमाग की बत्ती जलने लगी। अचानक मुझे अपने स्कूल के दिन याद आने लगे। मैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी, पर मेरी कामयाबी से जलने वाले भी कम नहीं थे। हुआंग शियान नाम की एक लड़की थी जो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उस दिन भी स्कूल में उसने तमाशा खड़ा कर दिया था। वो मुझ पर घटिया आरोप लगा रही थी कि मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लड़कों को फंसाती हूँ। वो मुझे सती सावित्री बनने का ताना दे रही थी। मैंने भी उसे खरी खोटी सुना दी कि स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। पर वो औरत तो जैसे पागल ही हो गई थी। उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारी लड़ाई का वीडियो बना रहा है। मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं था, पर मुझे डर था कि कहीं स्कूल मुझे सस्पेंड न कर दे। मैंने उस छात्र से मिन्नतें की कि वो वीडियो डिलीट कर दे। उस वक्त मेरा दिमाग बस इसी उलझन में था कि अगर ये बात बाहर गई तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। गुयांशियू के पिता को लग रहा था कि वो हार मान लेगा, पर उसे क्या पता कि उसका बेटा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गु ने साफ कह दिया कि चाहे सच बोलना पड़े या झूठ, उसे बस मैं चाहिए। वो मेरे लिए कोई भी रूप बदलने को तैयार था, यहाँ तक कि एक नॉर्मल इंसान बनने का नाटक भी। तभी मेरी यादों का एक और पन्ना खुला। बाहर तेज बर्फीला तूफान था। मेरे पापा, जो गु परिवार के ड्राइवर थे, उन्होंने छोटे मालिक यानी गुयांशियू से गुजारिश की कि क्या वो मुझे स्कूल छोड़ सकते हैं। मेरा पैर चोटिल था और मैं बैसाखियों के सहारे चल रही थी। गुयांशियू ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पापा के सामने मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं उसे जानती ही नहीं, पर असल में कुछ दिन पहले उसने मुझे गिरते हुए देखा था और मेरी मदद की थी। गाड़ी में हम दोनों अकेले थे। मैंने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो मेरे लाड़ी झगड़े वाली बात पापा को न बताए। आखिर मैं नहीं चाहती थी कि पापा मेरी वजह से परेशान हो। पर गुयांशियू उस वक्त भी बड़ा शातिर था। उसने इस राज को छिपाने की एक कीमत मांगी। उसने शर्त रखी कि मुझे अब से हर रोज उसके लिए नाश्ता लाना होगा। हद है यार, ये तो सरासर जबरन वसूली थी। मैंने काफी ना नुक्कर की, पर उसके पास मेरा राज था तो मुझे मानना ही पड़ा। जैसे ही स्कूल आया, उसने बड़े स्टाइल में मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने चिढ़ते हुए उसे लहसुन और प्याज वाला नाश्ता पकड़ा दिया और कहा कि बड़े साहब, अब मजे से इसका स्वाद ले। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये छोटी सी नोक झोंक एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। वांग शिन ने मुझे इतनी रात को क्लासमेट रियूनियन के बहाने बुलाया था। उसने दावा किया कि उसके पास गुयांशियू के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे जाननी चाहिए। मैं वहां पहुंची तो उसने बड़े प्यार से मुझे ड्रिंक ऑफर की, पर भाई, मैं भी डॉक्टर हूं और उसकी फितरत से वाकिफ थी। मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारी पुरानी हरकतों को देखते हुए मैं पानी से ही काम चलाऊंगी। मुझे पक्का यकीन था कि वो किसी के इशारे पर मुझे यहाँ बुलाकर लाई है और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। अभी हमारी बातचीत चल ही रही थी कि केटवी के दूसरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वहाँ एक आदमी किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। जब मैंने करीब जाकर देखा तो दंग रह गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि याओ थी। एक गुंडा उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था और वो बेचारी बेबस थी। लोग कह रहे थे कि पुलिस को फोन करो, पर वो आदमी काबू में नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो याओ मेरी दुश्मन थी, पर एक औरत होने के नाते मैं उसे उस हालत में नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत दिखाई और उस गुंडे को मजा चखाया। याओ को लगा था कि मैं बस देखती रहूंगी, पर मैंने उसे बचा लिया। बाद में जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। पता चला कि याओ मेरा पीछा करते हुए वहाँ आई थी और सबसे बड़ा खुलासा ये कि वांग शिन को मुझे बुलाने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मेरे देवर गु यांचे ने कहा था। वो मुझे किसी मुसीबत में फंसाना चाहता था, पर दांव उल्टा पड़ गया और उसकी अपनी ही साथी याओ इस पूरे तमाशे में पिट गई। गुयांशियू का पारा उस वक्त 7वें आसमान पर था। वो मुझ पर बुरी तरह भड़का हुआ था। उसकी नाराजगी जायज भी थी। उसने मेरी बात मानकर अपने आदमी हटा और मैं सीधे मुसीबत मोल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। हाथ का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि मैंने एक नई चोट लगवा ली। उसने मुझसे साफ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के लिए तुम्हारी तारीफ करूंगा? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, पर सच तो ये था कि अब मुझे भी पुरानी बातें याद आने लगी थी। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि अब मुझे सब याद आ रहा है और हमारी मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी उसने बताई थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि हम ट्यूशन के जरिए मिले थे। मैंने उसे याद दिलाया। मुझे याद आया कि कैसे उस वक्त वो एक घमंडी अमीर बिगड़ेल लड़का था जिसने मेरी मदद करने से मना कर दिया था और मुझे अपने काम करने के लिए मजबूर किया था। तभी मेरा दिमाग मुझे एक और पुरानी याद में ले गया। वो स्कूल के दिनों की बात थी। हम कुछ स्टूडेंट्स गु परिवार के एक विला में गए थे। वांग शिन और उसके दोस्त वहाँ बदतमीजी कर रहे थे। मैं क्लास मॉनिटर थी तो मैं उन्हें वापस ले जाने पहुंची, पर उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो मुझे टीचर का चमचा कहने लगे। उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं उनके साथ एक जाम पी लूं तो वो वापस चल देंगे। मुझे लगा कि शायद एक ड्रिंक से बात सुलझ जाएगी,
पर जैसे ही मैंने वो शराब गले से नीचे उतारी, मुझे एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। उस शराब में कुछ मिलाया गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया था कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी हूँ। उस रात विला में जब मैं नशे की हालत में थी, गुयांशु वहाँ मसीहा बनकर आया। उसने उन बदतमीजों को घर से बाहर निकाल फेंका। मेरा सिर चकरा रहा था तो खुद को होश में लाने के लिए मैंने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। पर एक बड़ी समस्या थी, मुझे तैरना नहीं आता था। गुयांशु ने बिना सोचे पूल में कूदकर मुझे डूबने से बचाया। मैंने उससे पूछा कि जब तुम हमेशा मुझे परेशान करते थे तो आज जान पर क्यों खेली। उसने बड़ी सादगी से कबूल किया कि वो मुझसे नफरत नहीं करता था, बल्कि वो सब तो मेरे करीब आने के बहाने थे। उससे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था, या मेरी सादगी पर ये तो उसने नहीं बताया, पर उसकी आंखों ने सब कह दिया। दूर खड़े गु यांचे और याओ याओ हमें देख रहे थे। यांचे अब भी हमारे रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहा था, पर याओ याओ का दिल टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि हमारे बीच अब कोई तीसरा नहीं आ सकता। अचानक मेरी नींद खुली। मैं एक बुरा सपना देख रही थी। गु यांशु मेरे बिस्तर के पास ही था। माहौल काफी रोमांटिक हो गया था और वो मेरे करीब आना चाहता था। पर भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरी पेशेवर आदतें कहाँ जाने वाली थी। मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि क्या उसने कभी अपना HPV टेस्ट करवाया है। मुझे लगा वो सबका जाएगा, पर यह आदमी तो 2 कदम आगे निकला। उसने तुरंत अपनी पूरी मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। उसने बड़े यकीन से कहा कि मेरे अलावा उसने कभी किसी दूसरी औरत को हाथ तक नहीं लगाया है। मैं थोड़ी नर्वस थी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने कह दिया कि डॉक्टर होने के नाते मैंने तुमसे कहीं ज्यादा मर्दों के शरीर देखे हैं। उसने मेरी घबराहट पकड़ ली और बड़े प्यार से कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस खूबसूरत एहसास का मजा लेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मेरी माँ की मौत बीमारी से हुई थी, इसलिए पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। पर सच कहूँ तो मुझे हर रोज मौत का सामना करना पसंद नहीं है। मुझे तो बस फूल और ढेर सारा पैसा पसंद है। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गुयांशु के साथ मैं वाकई सुरक्षित हूँ। मैंने गुयांशु को साफ कह दिया कि भाई साहब, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें उस दिन पूल से निकाला था, तो अब मुझ पर धौंस जमाना बंद करो। यहाँ तक कि मेरा फर्स्ट किस भी उसी चक्कर में चला गया, तो थोड़ा तो एहसान मानो। उसने बड़ी शरारत से मेरी आंखों में देखा और कहा कि अगर मुझे लगता है कि मेरा घाटा हुआ है तो वो मेरा किस मुझे सूद समेत वापस कर सकता है। मैं सक्का गई। मुझे लगा वो पैसों की बात कर रहा है, पर उसकी नीयत तो कुछ और ही थी। उस वक्त तो उसने मुझे भाई का ट्यूटर बनने का ऑफर दिया। शायद वो बस मेरे करीब रहने का बहाना ढूंढ रहा था। तभी वर्तमान में मेरे भाई जियांग यू का फोन आया और उसने वो बात कंफर्म कर दी जिसका मुझे डर था। उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में गु यांशु ही मेरा बॉयफ्रेंड था। पर असली झटका तो तब लगा जब उसने कहा कि हमारे पापा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। पापा कहते थे कि गु परिवार के लोग पागल हैं और उनके साथ जुड़ने का मतलब है मौत को दावत देना। गु यांशु मेरे पास ही खड़ा था और मुझे फोन पर बात करने से रोक रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई पुराना राज खुल जाएगा। उधर अस्पताल में मेरी सौतेली माँ झांग हुआलिन ने अपना असली रंग दिखा दिया। वो जियांग यू को जबरदस्ती विदेश भेजने की तैयारी कर चुकी थी। उसने जियांग यू को कड़वा सच बता दिया कि उसका पैर इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वो शायद कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बास्केटबॉल तो बहुत दूर की बात है। उसने माना कि वो मीडिया को सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा हर्जाना वसूल सके। जब जियांग यू ने मेरा साथ छोड़ने से मना किया तो उसने पापा की मौत का जिक्र करते हुए उसे डराया। उसने कहा कि गु परिवार के चक्कर में पड़ने वालों का अंजाम पापा जैसा ही होता है। मुझे अब यकीन हो गया था कि पापा की मौत के पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। मैंने जियांग यू को दोबारा फोन लगाने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद आ रहा था। मैं अस्पताल जाकर देखना चाहती थी क्योंकि मन में अजीब सी बेचैनी थी, पर गु यांशु ने मुझे रोकते हुए कहा कि परेशान मत हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। फिर उसने मुझसे मेरा पूरा दिन मांगा। उसने बताया कि शाम को हमें याओ याओ के पापा की बर्थडे पार्टी में जाना है और इसके लिए उसने मेरे लिए खास ड्रेस भी मंगवाई है। मुझे यह सब अचानक लगा तो उसने साफ किया कि पहले वो मुझे उन लोगों के झंझटों से दूर रखना चाहता था, पर अब लोग बार बार सामने आकर तमाशा कर रहे हैं तो इसी पार्टी के जरिए वो सबको मेरे गुड मिसेज होने का ऑफिशियल ऐलान कर देगा। लेकिन जब मैं शीशे के सामने खड़ी हुई तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी गर्दन और पीठ पर गु यांशु के दिए निशानों का कब्जा था। मैंने चिढ़कर उससे कहा कि इस हाल में मैं गाउन कैसे पहनूंगी। मैं पाउडर लगाकर उन निशानों को छिपाने की कोशिश करने लगी तो देखा कि पीठ पर भी ढेर सारे निशान थे। मैंने झुंझलाकर उससे कहा कि तुम छोटे कुत्ते की तरह मुझे काटते क्यों रहते हो। गु यांशु मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला कि लाओ मैं लगा देता हूँ। उसी दौरान मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें मैं वक्त मिले क्या हम मेरे पापा से मिलने उनके पास चल सकते हैं।
उसने पूछा कि क्या मैंने फिर से कोई सपना देखा है। मैंने मना कर दिया और कहा कि बस पापा को बताना चाहती हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है और उन्हें अपने पति से मिलाना चाहती हूँ। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुयांशु मेरी बात मान गया, पर फिर अचानक रोमांटिक होकर मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने फिर से मुझे काटना शुरू कर दिया। मैंने उसे पीछे धकेलते हुए कहा कि अरे यार, सारा पाउडर खराब हो गया और अभी तो घर पर लोग आने वाले हैं ना। पर वो कहाँ मानने वाला था। तभी बाहर से नौकर ने आवाज दी कि सर, ड्रेस लेकर लोग आ गए हैं। मैंने झट से उसे दूर हटाया और साफ कह दिया कि अब बिल्कुल नहीं, काम आ गया है। दूसरी तरफ याओ याओ के घर पर अलग ही ड्रामा चल रहा था। वो अपने पापा पर बुरी तरह भड़क रही थी। जब उसके पापा उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने साफ मना कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि जब गुयांशु अपना बिजनेस शुरू कर रहा था और मैंने कहा था कि वो मुझे पसंद है, तब तो आपने मुझे जर्मनी भगा दिया था। अब जब उसकी कंपनी बड़ी हो गई तो आपका रंग बदल गया। उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप मुझे उसकी तरफ ढकेल रहे हैं। मैं आपकी कोई मोहरा नहीं हूँ। उसके पापा ने हार मानकर कहा कि बस करो बेटा, आज मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज तो मुझे परेशान मत करो। फिर उन्होंने गुयांचे से कहा कि याओ याओ को बाहर घुमाने ले जाओ ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। पार्टी में पहुँचे तो देखा कि याओ याओ और गुयांचे आपस में बातें कर रहे थे। गुयांशु ने धीमी आवाज में कहा कि उन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी लग रही है। आखिरकार गुयांचे बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ है, पर उसने ये भी चुटकी ली कि चाहे जो वो है तो अवैध औलाद ही, फिर भी इतना रोब झाड़ रहा है। हम आगे बढ़े तो वहाँ मौजूद लोग मुझे देखकर फुसफुसाने लगे कि क्या यह वही लड़की है जिससे गुयांशु ने शादी की है। गुयांशु मुझे सीधे याओ याओ के पापा यानी मिस्टर यांग के पास ले गया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उसने बहुत ही शान से मेरा परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी जियांग यान है। मैंने भी शालीनता से मुस्कुराते हुए मिस्टर यांग को बधाई दी, लेकिन मिस्टर यांग का नजरिया मेरे लिए बिल्कुल अलग था। उन्होंने बड़े ताने मारते हुए कहा कि सुना है तुम किसी प्राइवेट अस्पताल में बवासीर की डॉक्टर हो। तुम्हारे अस्पताल का डायरेक्टर अभी मुझसे मिलने आया था। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अस्पताल में थोड़ा पैसा लगा दूं ताकि डायरेक्टर तुम्हारा डिपार्टमेंट बदल दे। कम से कम कोई साफ सुथरा और आसान काम तो मिलेगा। समझो यह मेरी तरफ से तुम्हें पहली बार मिलने का तोहफा है। उनकी यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, पर मैंने अपना संयम नहीं खोया। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मिस्टर यांग, हाल ही में मैंने 100 साल के एक बुजुर्ग का इलाज किया था। क्या आप जानते हैं कि वो इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रहे? क्योंकि वो कभी दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ते थे। यह सुनते ही मिस्टर यांग का चेहरा लाल हो गया। वो भड़कते हुए बोले कि यह क्या बदतमीजी है। मैंने भी साफ शब्दों में कहा कि मेरे काम में क्या गंदगी है। सच कहूँ तो इंसानी मुंह से ज्यादा साफ तो वो जगह है जहाँ का मैं इलाज करती हूँ। कम से कम वो गंदी बातें तो नहीं बकती। मिस्टर यांग गुस्से से कांपने लगे और चिल्लाए कि कितनी बदतमीज औरत है। गुयांशु, तुम ऐसी जगह परिसे लेकर आए हो, क्या इसकी इतनी औकात है? मुझे तभी झटका लगा जब मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि गुयांशु के पिता हैं। पर गुयांशु जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जिस जगह पर आप आ सकते हैं वहाँ अपनी पत्नी को लाने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। फिर उसने साफ कह दिया कि अब आप मेरे मामलों में दखल देना बंद कीजिए। मैं आपको बता दूं कि शादी के वक्त मैंने और जियांग यान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा कि ये इस महफिल के सामने हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच क्यों उगल रहा है, पर गुयांशु ने बात को ऐसा घुमाया कि सब देखते रह गए। उसने कड़क आवाज में अपने पिता से कहा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि मेरी 100% जायदाद जियांग यान के नाम होगी। अगर कभी तलाक हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, इसलिए मैं और जियांग यान कभी अलग नहीं हो सकते। यह सुनकर तो मैं मन ही मन हंस पड़ी। हमारे नकली शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, पर जिस तरह से उसने चेहरे पर बिना कोई शिकन लाए इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे लगा कि बंदा एक्टिंग में तो उस्ताद है। पार्टी के बाद जब हम अकेले हुए तो मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुमने उन बूढ़ों को क्या मस्त उल्लू बनाया। पर गुयांशु ने बड़े गंभीर चेहरे से कहा कि मैंने जो कहा वो सब सच था। मुझे झटका लगा। मैंने पूछा कि क्या वो हर महीने 30 लाख देने वाला 1 साल का नकली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? उसने साफ मना कर दिया और बताया कि वो कोर्ट से मंजूर हुआ मैरिज एग्रीमेंट है जो हमेशा के लिए लागू रहेगा। उसने वो 1 साल की शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मैं उस दौरान तलाक न मांग सकूं। अगर मैंने 1 साल के भीतर तलाक मांगा तो मुझे 3 गुना जुर्माना देना होगा, और संपत्ति की शर्त में साफ लिखा है कि शादी से पहले और बाद की सारी संपत्ति, घर और कमाई हमारे परिवार की होगी। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे पैसों के जाल में बांधना चाहते हो?
तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम सड़क पर आ जाओगे? उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे कोई डर नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैंने भी थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारे ही पैसों से हर दिन के लिए 7 नए हैंडसम लड़कों को रखूंगी। मेरी ये बात सुनते ही वो थोड़ा जल गया और बोला कि ऐसी बातें मत करो। मैंने भी पलटकर कहा कि फिर आइंदा अपने पैसों से मेरे इरादों को मत तौलना। पर तभी उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा कि तुम मुझे झूठी तसल्ली देने के लिए भी यह नहीं कह सकती कि 1 साल बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जियांग यान, आखिर तुम किस बात से इतना डरती हो? उसकी इस बात ने मुझे अतीत की उन पुरानी यादों में ढकेल दिया। उस वक्त मैं गु यांचे को ट्यूशन पढ़ाती थी। गु यांचे के जन्मदिन के दिन मैं एक भारी सा तोहफा लेकर पहुंची और कॉलेज वाले गु यांशु को थमाते हुए कहा कि यह उसके लिए गिफ्ट है। अंदर बहुत भीड़ है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, और हाँ, आज के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं आऊंगी। उस वक्त गु यांशियू ने हैरान होकर पूछा था कि क्या गु यांचे ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? मैंने मुस्कुराते हुए बात टाल दी थी कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो गई है और अब मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन उस कम उम्र के गु यांशियू ने तभी मेरी नस पकड़ ली थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था कि जियांग यान, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम किसी बात से डरती हो तो झूठी मुस्कान पहनकर ऐसे नाटक करती हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम डरती थी कि मैं तुम्हारी लड़ाई का सच सबको बता दूंगा, इसलिए तुम मुझसे अच्छी बनने का नाटक करती रही। तुम डरती थी कि तुम्हारा नया परिवार फिर टूट जाएगा, इसलिए अपनी सौतेली माँ के साथ सब ठीक होने का नाटक करती रही, और आज भी तुम वही कर रही हो। उसने आगे कहा कि तुम मुझसे इसलिए दूर भाग रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? मैंने झट से इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या तुम थोड़ा सा भी मुझसे प्यार करने की कोशिश नहीं कर सकती? मुझसे डरो मत। फिर उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह अंगूठी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 साल का वक्त देता हूँ। अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो इसे पहनकर मेरे पास आ जाना। पर उस वक्त मैंने वो अंगूठी लेने से भी साफ मना कर दिया था। आज वो दुखी होकर कह रहा था कि तुम झूठे नाटक के लिए भी उस अंगूठी को लेने को तैयार नहीं हुई। उसकी बातें सुनकर मुझे वो पुराना पल याद आ गया जब उसने मुझे पास खींचकर पूछा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ चूम लूं, क्या तुम्हें डर लगेगा? उस वक्त मेरे मन में सच कुछ और ही था। सच तो यह था कि मुझे उससे प्यार करने से डर नहीं लगता था, बल्कि मुझे हमारे बीच की अमीर गरीब की खाई से डर लगता था। मुझ जैसी गरीब लड़की उसके प्यार के काबिल नहीं थी। मुझे डर था कि जब प्यार का ये बुखार उतरेगा तो सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तभी वर्तमान के एहसास ने मुझे जगाया। पार्टी खत्म हो चुकी थी और मेरे पैर हाई हील्स की वजह से बुरी तरह दर्द कर रहे थे। मैंने थकान से भरकर कहा कि यार, इससे तो अस्पताल में पहनने वाले आरामदायक जूते ही भले थे, ये हील्स तो पैर ही छील देती हैं। मेरी बात सुनकर गु यांशियू को बुरा लगा। उसने प्यार से मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला कि मुझे माफ कर दो, अब हम सीधे घर चलते हैं। लेकिन तभी पार्टी के बाहर एक नया तमाशा खड़ा हो गया। वहाँ अफवाहें फैलने लगी कि गु यांशियू की मंगेतर याओ याओ और उसका छोटा भाई गु यांचे एक दूसरे को चूमते हुए पकड़े गए हैं।